ये प्रश्न है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक कुआं खोदा जाता है। ये कुआं है, इस प्रकार से कुआं खोदा जाता है। इनसे जो मिट्टी निकलेगा उस मिट्टी से यह बांध बनाया जाता है। इस प्रकार से बांध बना दिया जाता है। सब तरफ ये बांध बना दिया जाता है। ठीक है। इस कुएं की पूरी जो गहराई है वो 14 मीटर है। ये आपका पूरा 14 मीटर है कुएं की गहराई। और इस बांध की चौड़ाई दिया हुआ है। ये चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है। ठीक। बांध की ऊंचाई मांग रहा है, यानी बांध कितना ऊंचा है ये मांग रहा है। तो बांध की ऊंचाई को हम लोग h मीटर मान लेते हैं। ठीक। इस कुएं की जो व्यास है वो दिया हुआ है 3 मीटर। यहां से 3 मीटर हो जाता है ये, इस भाग का सिर्फ। ठीक है। और ये 4 मीटर चौड़ी यहाँ पे बांध है। ठीक है। इससे जो मिट्टी निकला है उस मिट्टी से ये बांध बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुएं का आयतन इस बांध के आयतन के बराबर होगा। तो बांध एक वलय जैसा है, तो वलय का क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो बांध का आयतन निकल जाता है। और यहां पर ये जो कुआं है, ये कुआं हो गया आपका बेलन। ठीक है। तो देखिए, लिखेंगे, दिया क्या सब है लिख लीजिए, सॉल्व करना है। तो कुआं का व्यास दिया हुआ है 3 मीटर। तो इसमें त्रिज्या हो जाएगा 3/2 मीटर। अगर इसको काटते हैं 1.5 मीटर हो जाएगा। इसकी गहराई बोलिए या ऊंचाई बोलिए, इसकी गहराई को h डैश मान लेते हैं। तो वो दिया हुआ है 14 मीटर। ठीक। अब वलयकार जो बांध है, वलयकार बांध की बड़ी आर जो होगा त्रिज्या, वो कितना होगा, तो इनका जो त्रिज्या होगा इस त्रिज्या में से बांध की चौड़ाई को जोड़ दीजिए। यानी छोटी आर जो है उसमें से बांध की चौड़ाई को जोड़ दीजिए। बांध की चौड़ाई तो ये आपका 1.5 है और बांध की चौड़ाई 4 है, तो 5.5 मीटर हो जाता है। बढ़िया। छोटी आर आपका वही हो जाएगा जो कुआं का त्रिज्या है, 1.5 मीटर। ऊंचाई हम लोग मान लिए हैं, माना बांध की ऊंचाई, माना बांध की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर। ठीक है। अब लिखेंगे, चूंकि कुआं खोदकर उससे निकाली गई मिट्टी से बांध बनाया गया है। बांध बनाया गया है।
इसलिए कुआं का आयतन बराबर हो जाएगा बांध का आयतन। चूंकि कुएं की मिट्टी से बांध बना है इसलिए कुएं का आयतन बराबर बांध का आयतन। ठीक है, तो कुआं क्या है? तो बेलन है, तो कुआं का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन हो जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर एच। इधर बांध का आयतन क्या होगा? बांध बलय है, तो बलय का सूत्र पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर घटा छोटी आर स्क्वायर, और इसी में एच से गुना कर देने के बाद ये बांध का आयतन हो जाता है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करने पर आयतन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपका पाई और पाई कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर आर स्क्वायर एच, अब यहाँ पर एच इसका एच डैश है, यानी कुआं का जो ऊंचाई है गहराई एच डैश माने हैं। अब यहाँ पर लिखिए क्या होगा, आर आपके पास 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर गुना एच कितना है? 14 है, बराबर इधर बड़ी आर है आपका 5.5 का स्क्वायर घटा 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, गुना एच। तो यहाँ पर जब गुना कीजिएगा 1.5 गुना 1.5 2.25 गुना हो जाएगा 14। यहाँ पर 5.5 को गुना कीजिए 30.25 घटा 2.25 गुना एच। ठीक है, तो गुना 25 ठीक है ये, और यहाँ पर 225 गुना 14 सही है। अब हमारे पास जगह नहीं है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको कितना हो जाता है? ये 2.25 गुना 14 बराबर हो जाता है 30.25 में से 2.25 को घटाना है, तो 0.25 कैंसिल, घट गया, 30 में से 2 घटेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी 28 गुना एच हो जाता है। यहाँ से आप 14 दूनी 28 काट दीजिए। अब आपके पास यहाँ बचता है 2.25 बराबर इधर होता है 2h, इसलिए h निकालना है आपको, तो हो जाएगा 2.25 और बट्टा हो जाएगा 2, काटिए इसको, 2 1 का 2 पॉइंट दीजिए, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, इतना मीटर हो जाता है। यही बांध की ऊंचाई हुआ। तो हम लोग लिखेंगे अतः बांध की ऊंचाई h माने हैं तो 1.125 मीटर, यही आपका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब कोई संख्या एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो हम लोग मान लेते हैं, माना दो संख्याएं x तथा y है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा कौन बड़ा है, क्योंकि x बड़ा है y से, ये लिख देना, या तो बड़ी संख्या छोटी संख्या भी आप मान सकते हैं। तो कहने का मतलब कहता अंतर 26 है, तो 12 में से छोटा को घटाएंगे, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, x में से y को घटाइए बराबर 26। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब x बराबर कर दीजिए, दोनों संख्या कर दिए, ये एक संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
तो गुणी तीन गुणी कह रहा है, इसको सीधा सा तरीका समझ लीजिएगा, एक ट्रिक है कि सीधा सा, कि जहां गुणी है वहां से पीछे बढ़िए, पहले कौन सी संख्या मिल रहा है, दूसरी मिल रहा है, तो दूसरी में ही गुना करना है, जो पहले मिलेगा उसी में गुना करना है। तो यहाँ गुणी लिखा हुआ तीन गुणी, यहां से पीछे बढ़ने के बाद कौन मिला, पहले दूसरी संख्या मिला, तो दूसरी संख्या में आपको 3 से गुना कर देना है। तो यहीं पर 3 से दूसरी संख्या y हो गया, 3 से गुना कर दीजिए, तो क्या निकला, x बराबर क्या निकला 3y। ये आपका समीकरण दूसरा हो गया। अब यहाँ प्रतिस्थापन विधि कह रहा है, इस मान को, x का मान को इसमें रख दीजिए, प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी x का मान समीकरण सेकंड में जो दिख रहा है वो मान फर्स्ट में रख देना है। तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट आपके पास है x माइनस वाई बराबर कितना 26 है। तो यहाँ पर x के जगह पे यहाँ पर आपको 3y रखना है, क्योंकि x का मान 3y है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए 3y माइनस वाई बराबर कितना 26। तो 3y में से y को माइनस कर दीजिए, क्या बचता है 2y बराबर कितना 26। इसलिए y का मान क्या निकल जाएगा 26/2, काटिएगा तो 13, y बराबर आपका 13 निकल गया, ठीक है। अब y का मान आप समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण सेकंड में रख देते हैं, जल्दी हो जाएगा। सेकंड में रखने पर सेकंड है x बराबर 3y, इसका मतलब 3y का मतलब होता है 3 गुना y, तो 3 गुना y का मान आपका 13 है, तो 3 गुना 13 कर दीजिए, 13 तिया 39 हो जाता है, ठीक है। तो दो संख्या हम लोग x y माने हैं, तो पहली संख्या ये निकल गया 39, पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13, अतः पहली संख्या x माने हैं 39 हो गया, दूसरी संख्या y माने हैं ये 13 निकल गया, यही आपका आंसर हो जाता है। आइए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। समीकरण आपके पास दिया हुआ है, एक समीकरण ये है, दूसरा ये है। तो पहला समीकरण, इसको आप पहला समीकरण मान लीजिए, इसको आप दूसरा समीकरण मान लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, x या y का मान निकालना है, मान सारणी निकालना है आपको। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये पहला समीकरण है, यहाँ पे लिख देना है समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो आप x बराबर निकाल लीजिए, क्या होगा, y उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, एक उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक मान सारणी तैयार करना है, x y। अब यहाँ पर कुछ मान, छोटा छोटा मान सोचना है, y का कोई भी मान आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, छोटा छोटा मान लीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं 0 ले लेते हैं, तो 0 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब x में अगर हम लोग, y में अगर हम लोग 0 लेते हैं तो x में क्या निकलता है, -1 निकल जाता है। और कुछ लीजिए, अब अगर y की जगह पर 1 लेते हैं, यहाँ पर 1 रखिएगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और मान ले लीजिए, अगर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण सेकंड से, सेकंड में है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब अगर x निकालना है, ये दोनों को उधर भेजिए, तो x निकालना है, 3x बराबर क्या होगा, 12 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2 आएगा। इसलिए x बराबर निकालना है, क्या होगा 12 माइनस 2y, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसके लिए भी एक मान सारणी तैयार कीजिए।
अब कुछ सोचिए छोटा छोटा मान, अगर y लेते हैं 2y का मतलब होता है 2 इंटू वाई, यानी 2 को y से गुना करना है। तो y का मान अगर हम 0 लेते हैं तो 2 गुना 0, यानी ये 0 0 हो जाएगा। तो 12 में से 0 घटेगा तो 12 होगा, 12/3, 4 बार तो कट जाएगा। तो हम लोग y का पहला मान 0 ले लेते हैं। तो 0 लेने के बाद ये 0, तो 12 में से 0 घटेगा, 12 हुआ, 12/3 कितना हुआ, 4। अगला देखिए, कुछ और सोचिए। अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटेगा, 6, 6/3 2 हो जाएगा। तो लीजिए 3 ले लेते हैं तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटाइए, 6 बचा, 6/3, 3 दूनी 6, 2 मरते लग जाता है। एक और मान ले लीजिए। अब अगर यहाँ 6 लेते हैं तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 घटेगा 0, 0/3 0। तो आप 6 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, अब इसके लिए मान सारणी हो चुका है, अब इनका ग्राफ खींचना है। तो एक ऊर्ध्वाधर अक्ष ले लीजिए, जिनको y अक्ष बोलते हैं। एक क्षैतिज अक्ष लीजिए जो x अक्ष होता है, यह आपका x अक्ष होगा, x डैश हो जाता है। ये आपका y डैश हो जाता है। ये मूल बिंदु है, ये 0 हो जाता है। अब आपका सबसे बड़ा मान 6 है, तो 2 2 करके ले लेते हैं, 2 4 6। इधर माइनस में होगा, -2 -4 -6। इधर हो जाएगा 2 4 6। इधर नीचे माइनस में हो जाता है, -2 -4 -6। ठीक है, अब आपको मान सारणी लिखना है। कितना, x में -1 y में 0। x में -1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आएगा x में -1, यानी 0 और 2 के बीच में, 0 और -2 के बीच में -1 आ जाएगा। और कह रहा है y में 0 है तो y में 0 यहीं पे आ जाएगा। दूसरा x में 0 है, y में 1 है, x में 0 y में 1 यहाँ आ जाएगा। तीसरा हो जाएगा x में 1 y में 2, x में 1 0 और 2 के बीच से चलेगा, x में 1 y में 2, मतलब लगभग यहाँ आ जाएगा। आप ग्राफ में लीजिएगा तो एकदम आपका बिल्कुल सटीक आ जाएगा, यानी 0 2 के बीच में 1 हुआ, 1 के सामने 2 के सामने यहाँ हुआ। ये तीनों रेखा को एक सीध में आना चाहिए, आया हुआ है। ये तीनों को मिला करके लाइन खींचिए। ग्राफ में आपको अस्पष्ट सब कुछ हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तीनों का लिखिए कितना कितना है, -1 0 है। और ये वाला बिंदु जो है ये है 0 1 है, और ये वाला बिंदु जो है वो 1 2 है। ठीक है, अब आप दूसरा, x में 4 y में 0। x में देखिए 4 कहाँ है, यहाँ है, y में 0 कहाँ है, यही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, x में 2 y में 3, x में 2 हुआ, y में 3 यहाँ आएगा 4 के बीच में, तो 2 और यहाँ लगभग यहाँ आएगा, 2 के सामने 3 के सामने यहाँ आ जाएगा। अगला है x में 0 y में 6, x में 0 y में 6 यहाँ आ जाएगा। ये तीनों एक सीध में आना चाहिए, ये तीनों को मिला करके खींचिए। ये तीनों से होकर ये जो लाइन जाएगा सीधा लाइन जाना चाहिए। आप स्केल से कीजिएगा, आसानी से आपका सीधा लाइन आएगा एकदम। ये हो गया आपका 0 6। ये आपका कितना था, 2 और 3। इसके अलावा ये आपका था 4 0। ठीक है, ग्राफ हो गया। अब आपको देखना है कि ये किस बिंदु पर कट रहा है। यहां कट रहा है तो यहां किसके सामने आ रहा है, देखिए 2 के सामने, और ये कितना के सामने आ रहा है, 3 के सामने। तो x में 2 और y में 3, यही आपका
x में 2, 2 के सामने, और y में 3 के सामने। तो अतः x बराबर आपका हो जाएगा x बराबर 2, y बराबर 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल है कि रेखा ए बी 12 cm खींचें और इसे 3:5 के अनुपात में विभक्त करें। ये रचना है, थोड़ा सा देखिए इसको, आपको पेंसिल स्केल से कीजिएगा। ऐसे हम बता देते हैं आपको करना क्या है। तो सबसे पहले 12 सेमी का एक रेखाखंड खींच लेना है आपको, ठीक है। 12 सेमी का एक रेखाखंड खींच लीजिए। मान लेते हैं कि 12 सेमी है, आपको माप के खींचना है, यहाँ पर अनुमानित है, इसका नाम ए और बी रख देंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर भी कोई न्यूनकोण बनाना है। जो न्यूनकोण यहाँ बनाइएगा वही न्यूनकोण यहाँ भी बनाना है आपको। तो अगर न्यूनकोण बनाने की बात हो तो 60 डिग्री का कोण बनाना सबसे आसान होता है। तो यहाँ भी 60 डिग्री बनाइए, यहाँ भी 60 डिग्री बनाइए, ठीक है। 60 डिग्री बनाने आपको आता होगा। चाप को एक बार काटिए, एक बार काट दीजिएगा यहाँ से, दिया आपका 60 हो जाता है। और 60 का कोण को आपको बढ़ा देना है सीधा स्केल लेकर के, ठीक है। इन पे भी यहाँ भी नीचे 60 डिग्री बनाना है, इसके ऊपर बनाना है, इसके नीचे बनाना है। यहाँ भी आपको सेम 60 डिग्री का कोण बना देना है और इसको भी आराम से आपको बढ़ा देना है। बढ़ा दिए। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 3:5 के अनुपात में है। इसको जोड़ दीजिए, 3 + 5 कितना हो जाता है 8। 8 भागों में इसको बांटिए, 8 भागों में बांटना है, इसको भी इसको भी। डिवाइडर को एकदम सेम कर लेना है और सेम सेम भाग में बांटना है। तो मान लेते हैं एक भाग ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बराबर होना चाहिए सभी भाग। उतना ही बराबर इधर भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेम होना चाहिए। तो ये ए से है इसलिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। यहाँ पर B से B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 ऐसे कर लेना है। यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, इनको भी 5 3 जितना अनुपात रहे दोनों को जोड़ देना है, उतना ही भाग में इसको ही बांटना है, इसको ही बांटना है। अब आपको तीसरा वाला भाग को, और इधर से भी तीसरा वाला भाग, इधर से, इसमें इधर से तीसरा वाला, इसमें इधर से तीसरा वाला, देख लीजिए 1 2 3। तो इनको तीसरा वाले भाग से मिला देना है। ये मिल गया, 1 2 3, तीसरा वाला भाग यहां से मिलेगा ना। तो तीसरा वाला भाग को आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है। यही आपका हो जाएगा 3:5 के अनुपात में, ये हो जाएगा। इधर वाला हिस्सा 5 हो जाएगा, इधर वाला हिस्सा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए 3 और 5 यहाँ मिलाने में मिस्टेक हुआ है। 3 और 5 यानी 3 को 5 से मिलाना है आपको। तो 3 को आपको 5 से मिलाना है, ठीक है। तो 3 आपका यहाँ है, 5 यहाँ है, ठीक है। तो 3 को 5 से स्केल रखिए और यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए 3 से 5 को, ठीक है। यही हो गया, यही आपका 3:5 के रूप में होगा। मतलब एक बार समझ लीजिए ठीक से, करना क्या है आपको, 12 सेमी का एक रेखाखंड खींचना है। 12 सेमी कह रहा है, 12 सेमी का एक रेखाखंड खींच देना है। यहाँ पर कोई भी न्यूनकोण बना सकते हैं आप। तो 60 डिग्री आसानी से बनता है, तो जो न्यूनकोण यहाँ बनाइएगा वही यहाँ भी बनाना है आपको। तो यहाँ भी 60 डिग्री कोण बना देना है, बढ़ा देना है, यहाँ भी 60 डिग्री कोण बना के बढ़ा देना है। तो बांटना है कितना भाग में, तो जितना अनुपात रहेगा उसको जोड़ दीजिए। 8 भाग में इसको भी बांटिए, 8 बराबर भाग में इसको भी 8 बराबर भाग में बांट दीजिए, ठीक है।
अब यहाँ 3:5 है, तो यहाँ पे 3 लेना है, यहाँ पे 5 लेना है और दोनों को मिला देना है, यही हो जाएगा आपका 3:5। बस यही करना है आपको। प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे, तो वह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए ये प्रमेय जो है ना, थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। तो कभी कभी थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध करने का आता है, तो इसको आपको लिखना होगा फिर सिद्ध करना होगा, या अभी क्या है इसमें लिख दिया है, तब भी आपको पता होनी चाहिए कि थेल्स प्रमेय का कथन है ये, ठीक है, तभी आप सिद्ध कर पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज, तो चलिए एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, नाम ABC रख देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है एक भुजा के समांतर, इसमें 3 भुजा है, किसी एक के समांतर एक समांतर रेखा खींचना है। तो चलिए इसके समांतर एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, एक रेखा इसके समांतर खींच दी। तो इस दो बिंदु का नाम हम लोग D रख देते हैं, E रख देते हैं, खींची जाए। तो कहता है कि अन्य दो भुजाओं को, ये जो दो भुजा बचा है इसके समांतर तो इसको खींच दी, अब ये भुजा और ये भुजा जो बचा है इनको कहता है एक ही समान अनुपात में विभाजित करता है, मतलब AD/DB बराबर होगा AE/EC, यही हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। तो थ्योरम को जब भी सॉल्व करते हैं तो हम लोग पहले क्या दिया है वो लिख देते हैं। तो दिया गया है लिख लीजिए, क्या है दिया गया है, क्या दिया गया है, एक ABC त्रिभुज दिख रहा है जिसमें ये दोनों समांतर है, बस इतना ही लिखना है। माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC है, बस यही आपका पहला चरण में दिया गया में लिखना है। दूसरा हमको सिद्ध क्या करना है वो लिखना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये समान अनुपात में ये दोनों AD/DB बराबर AE/EC, AD/DB बराबर AE/EC, ये सिद्ध करना है। तीसरा चरण हम लोग रचना चले जाएंगे। रचना में आपको यहां से एक लंब डाल देना, इस पे एक इस भुजा पे लंब डालना है, एक इस भुजा पे। तो यहां से आप लंब डालिएगा तो एक लंब आपका ये हो जाएगा, ये लंब होगी। दूसरा आपको यहां से उस भुजा पे लंब डालना है, यहां भी एक लंब हो गया। नाम कुछ भी रख दीजिए, इसका नाम M रख देते हैं, इसका नाम N रख देते हैं। अब फिर B को E से मिला दीजिए, C को D से मिलाइए, अब इसको लिख लेना आपको क्या किए। तो हम लोग रचना में क्या किए, EM लंब AB, ये पूरा पे लंब हो गया ये, और DN लंब AC पर डाला, B को E से C को D से मिलाया, बस ये लिखना है। तो लिखेंगे EM लंब AB DN लंब AC पर डाला तथा B को E से, C को D से मिलाया। ठीक, अब आपको आखिरी चरण में चले जाना है, प्रमाण में। प्रमाण में आपको करना क्या है, देखिए ऐसा त्रिभुज लेना है जिनमें ये भुजा आ जाए, यहां से यहां तक की भुजा आ जाए, और दूसरा ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें यहां से यहां तक, ठीक है। तो
तो एक त्रिभुज हम लोगों को ये दिख रहा है ए डी ई, एक त्रिभुज ये ले लेंगे, दूसरा डी बी ई ले लेंगे, ये भुज आ जाता है। ठीक है, तो एक त्रिभुज हो जाएगा ए डी ई तथा दूसरा त्रिभुज आपका डी बी ई, डी बी ई। तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, चलिए 1/2 कर दीजिए, गुना आधार। आधार कौन होता है? जिसपे आप लंब डालें वही आधार हो जाएगा। तो लंब इस भुजा पे है, तो इस त्रिभुज के लिए यहाँ से यहाँ तक होगा, तो आपका आधार हो जाएगा ए बी और शीर्षलंब हो जाएगा ई एम। 1/2 गुना आधार हो जाता है, आधार ए बी हो गया और शीर्षलंब आपका ई एम हो जाता है। फिर नीचे वाला त्रिभुज डी बी ई, डी बी ई इसकी बात हो रहा है, इसका भी 1/2 आधार आपका यही हो जाएगा, क्योंकि पूरा पे लंब है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका आधार हो जाएगा। तो डी बी और शीर्षलंब वही हो गया ई एम, यहाँ से ई एम कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। इसलिए आपके पास क्या निकल के आया? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई बराबर क्या आया? ए बी बटे डी बी। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जगह कम है, इसको मिटाएंगे। एक बार ठीक से देख लीजिए फिर से। हमने क्या किया, एक त्रिभुज ये लिए ए डी ई और दूसरा डी बी ई, दोनों का हम क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल का अनुपात किए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई। 1/2 आधार, आधार जिसपे लंब डालते हैं वो आधार हो जाता है, तो आधार यहाँ पर ए डी हो गया, शीर्षलंब यही हुआ जो लंब डाले हैं ई एम। 1/2 गुना ए डी गुना ई एम। फिर इस त्रिभुज की बात है तो आधार इसका फिर यही होगा, शीर्षलंब वही हो जाएगा, तो आधार हो गया डी बी, शीर्षलंब ई एम। 1/2 गुना डी बी गुना ई एम, ई एम कैंसिल हो जाता है, 1/2 कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या? ए डी बटे डी बी, यही समीकरण हुआ। अब ठीक इसी प्रकार उधर से इसी तरह का त्रिभुज हम लोग ले लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा इनको मिटा लेते हैं, जगह नहीं है। अब आपको फिर से एक त्रिभुज लेना है जो यहां से यहाँ तक ए ई तक आ जाएगा, तो इसके लिए आपको यही त्रिभुज फिर से लेना पड़ेगा। ए डी ई लिखिए चाहे ए ई डी लिखिए, एक ही बात है, और दूसरा ई सी डी ले लीजिए। तो फिर से हम लोग त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ई सी डी या सी ई डी, एक ही बात है, ई सी डी। फिर से आपको अनुपात करना है एरिया का, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी। क्या होगा इसका? 1/2 गुना आधार, आधार इसका क्या हो जाएगा? इस पे शीर्षलंब डाले हैं, ई एम इसका शीर्षलंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए ई, शीर्षलंब हो जाएगा डी एम। ठीक है, तो आधार आपका ए ई हो जाता है और शीर्षलंब आपका डी एम हो जाता है, डी। फिर 1/2 आधार आगे क्या हो जाता है इसका? आधार ईसी हो जाएगा और शीर्षलंब आपका फिर वही डी एन होगा। तो यहां से फिर डी एन कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो फिर क्या निकल के आता है? इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी बराबर क्या बच जाता है? ए ई बटे ई सी। समीकरण इसको सेकंड कर दीजिए। अब आपको यहां समझना क्या है कि आपको सिद्ध करना है ये कि ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। तो ये बराबर कब होगा? जब ई पक्ष को हम बराबर कर देंगे। तो इस दोनों पक्ष में देखिए आप, यहां पर भी ए डी ई, यहां पर भी ए डी ई, ऊपर तो बराबर है, नीचे बराबर नहीं है। अगर हम नीचे बराबर कर दें दोनों का एरिया
तो ऊपर नीचे बराबर, तो ये पूरा साइड के बराबर हो जाएगा, तो इस साइड बराबर, तो इस साइड भी बराबर, प्रूव हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि दोनों त्रिभुज को देखिए, एक त्रिभुज डीबीई है, एक त्रिभुज आपका यहाँ है डीबीई, इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ये त्रिभुज है। और दूसरा त्रिभुज नीचे वाला ईसीडी है, ईसीडी है, इस त्रिभुज को देखिए, दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है, डीई पे, देखिए एक ही आधार डीई पे है, और दोनों एक ही समांतर रेखा, समान समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो इसका मतलब जब कोई त्रिभुज का आधार सेम हो जाए और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच हो, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यही बात हम लोग लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ये नीचे वाला डीबीई तथा त्रिभुज ईसीडी एक ही आधार डीई तथा समान समांतर रेखाएं, समान समांतर रेखा डीई तथा डीई के बीच स्थित त्रिभुज है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ईसीडी का। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट यहाँ है देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड में देखिए ऊपर वाला बराबर और थर्ड में नीचे वाला बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा इस पूरा के बराबर हो जाता है, यानी समीकरण फर्स्ट का बाईं ओर, समीकरण का सेकंड का बाईं ओर के बराबर हो जाता है, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से, फर्स्ट सेकंड से क्या ऊपर वाला बराबर और थर्ड में आपको नीचे वाला बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण, अब हम लोग यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड से क्या होगा, ये पक्ष पूरा बराबर हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई बराबर हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ईसीडी। ऊपर वाला फर्स्ट सेकंड में बराबर है, नीचे वाला थर्ड में बराबर है, तो बराबर हो गया। अब आपको क्या देखना है कि ये समीकरण, ये पूरा और ये पूरा बराबर हो जाता है। तो जब ये पूरा बराबर हो जाता है, इसका मतलब ई पक्ष बराबर हुआ, तो इस पक्ष को भी हम लोग बराबर लिख देंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा इसका मान क्या था, एडी बटे डीबी बराबर इसका मान क्या है, ए ई बटे ईसी। यही हमको प्रूव करना था। एक प्रश्न है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए एक भवन, हम लोग 7 मीटर ऊंचे भवन बना देते हैं। ये एक भवन है और ये एक टावर है। ये 7 मीटर ऊंचे भवन है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, केबल टावर का शिखर ये हुआ, तो यहां से यहां जो उन्नयन कोण है वो कितना कह रहा है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो कोण बनेगा यहाँ पे उन्नयन कोण, वो 60 डिग्री बनेगा। ये कोण यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है। इसके अलावा कहता है इसके पाद का अवनमन कोण, यह टावर के पाद का अवनमन कोण, यहां से आपका अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण यहां बनेगा, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, ये कोण यहाँ 45 डिग्री बनेगा।
ठीक है। आपसे मांग रहा है क्या, टावर की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई मांग रहा है। तो देखिए ए बी हम लोग भवन मान लिए 7 मीटर, सी डी आपका टावर है, ठीक है। यहां भी कुछ नाम दे देते, एम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको ये 45 डिग्री है, यहां भी 45 ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ भी एक समकोण 90 डिग्री बनता है, यहाँ भी 90 बनेगा। तो आपको करना क्या है, हमको अगर ये पता हो ये 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा। क्यों होगा 7 मीटर, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या है, ये दोनों समांतर, ये दोनों की बीच की दूरी सेम होगा क्योंकि ये समांतर है, ठीक है। ये दोनों रेखाएं समांतर है इसलिए दोनों के बीच की दूरी सेम होगा। तो ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। अब आपको ये 7 पता हो गया, अगर ये आपको पता हो जाता है तो 7 और इसमें जोड़ देंगे तो पूरा टावर की ऊंचाई निकल जाता है। तो करना क्या है, आपको एक बार इस त्रिभुज को लेना है। इस त्रिभुज में यहाँ पर 45 डिग्री है तो ये पता है आपको, तो ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो इस त्रिभुज का भी एक भुजा हो जाएगा, तब आपको ये निकाल देना है, आसानी से सवाल बन जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि माना ए बी 7 मीटर ऊंचे भवन है तथा सी डी टावर है, ठीक है। अब आपको पहले इसी त्रिभुज को हम लोग ले लेते हैं, त्रिभुज सी एम बी, आपका ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा, सी एम बी 90 डिग्री। इसके अलावा आपका सी एम 7 मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए बी 7 है तो ये भी 7 होगा, कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, बीच की दूरी सेम हो जाता है, ठीक है। और कोण ये वाला एम बी सी, कोण एम बी सी बराबर कितना है, 45 डिग्री है। अब आपको करना क्या है कि जो भुजा निकालना है और जो दिया हुआ उसी का अनुपात करना है। तो अगर हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं तो बाद में इसको लिखेंगे, या इसको पहले इसको बाद में, तो क्या लिखेंगे, सी एम बटे बी एम। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए सी एम बटे बी एम। तो सी एम बटे बी एम, तो देखिए आपको लिखिए क्या, थीटा यहाँ पे है, थीटा के सामने वाला भुजा लिखे तो ये पी हो गया आपका, 90 के सामने वाला ये एच होता है, इसका मतलब ये बी हुआ, तो पी बट्टे बी आप लिख रहे हैं। तो पी बट्टे बी क्या होता है, 10 होता है। 10 थीटा आपका 45 डिग्री है, 10 45 डिग्री। अब आपको सी एम पता है 7, 7 बट्टे बी एम नहीं पता है। 10 45 का मान 1 होता है, इसलिए आपका बी एम यहाँ से निकल जाता है। बी एम बराबर क्या निकल गया, 7 मीटर। तो बी एम निकल गया। अब जब ये निकल गया तो अब आपको इस त्रिभुज को लेना है। अब लीजिए त्रिभुज डी एम बी, तो यहां पर भी ये कोण 90 डिग्री देता है, डी एम बी बराबर कितना हो, 90 डिग्री। इसके अलावा आपको ये पता हो चुका है बी एम हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, बी एम बराबर कितना, 7 मीटर। और ये कोण डी बी एम, कोण डी बी एम आपका कितना हो जाता है, 60 डिग्री। अब यहाँ पर आप फिर से वही कीजिए, जो दिया है ये हमको मालूम हो चुका है और ये निकालना है, तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं डी एम बट्टे बी एम। तो अब आपको फिर से देखना है कि डी एम जो लिखे आप थीटा के सामने वाला लिखे, तो ये पी हो गया और ये आपका क्या हुआ, बी हो गया। तो पी बट्टे बी क्या हो जाता है, 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो डी एम आपको नहीं मालूम है, लेकिन बी एम आपको पता है, यहाँ निकाल चुके हैं हम लोग 7 मीटर। और 60 डिग्री का मान √3 हो जाता है, नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस द मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो डी एम बराबर क्या निकल गया आपका, 7√3 मीटर। अब आपको पूरी टावर की ऊंचाई निकालना है, इसलिए टावर की ऊंचाई
मतलब आपको सी डी निकालना है। तो सी डी कैसे निकलेगा, तो सी एम में से सी एम में डी एम को जोड़ देना है, सी एम जोड़ डी एम। तो सी एम आपका कितना है, सी एम आपका 7 है और डी एम कितना आपका अभी निकालिए 7√3, 7√3 मीटर। दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, तो बचेगा 1 + √3। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरियों पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदु क्रमशः पी क्यू से देखने पर मीनार की ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं। तो साबित कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। देखिए यहां पर हम लोग एक मीनार बना लिए, ये आपका मीनार है, ठीक है। यहां से कह रहा है कि एक ही सीध में, एक ही रेखा में दो बिंदुओं से, एक P और एक Q, तो एक P और Q, तो यहां पर A दूरी है, B दूरी है, एक P है मान लेते, एक Q है, ठीक है। अब यहां से कहा रहा है कि इसका जो उन्नयन कोण है वो पूरक है, यहां से और यहां से, ये दोनों कोण पूरक है। पूरक का मतलब क्या होगा कि एक को अगर आप थीटा मान लेते हैं तो दूसरा आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। पूरक का मतलब दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाना चाहिए, तो थीटा को जोड़िए और 90 माइनस थीटा को जोड़िए, तो माइनस माइनस को 90 हो जाता है, तो इसका मतलब हुआ ये पूरक कोण हुआ, ठीक है। तो आपको यही कह रहा है कि पूरक है। इसका मीनार की ऊंचाई, हाँ कह रहा है ए आधार से ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर है, तो इसकी दूरी यहां से ए मीटर है और इसकी दूरी यहां से बी मीटर है, ठीक है। इस मीनार का नाम कुछ ए बी रख देते हैं। बस आपको साबित करना है कि मीनार की जो ऊंचाई होगा ना वो √AB होगा, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना AB एक मीनार है, अब आपके पास दो समकोण त्रिभुज हो रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो हम लोग त्रिभुज BAP ले लेते हैं। BAP में कोण आपका A 90 डिग्री हो रहा है। अब आपको ये मालूम है और ये सिद्ध करना है, तो इतना बट्टे इतना कर दीजिए, यानी AB बट्टे AP, जो दिया है और जो ज्ञात करना वही दोनों को लेना होता है। तो थीटा के सामने वाला लिखे तो ये P हो गया और ये B हो गया, तो P/B क्या हो जाता है, tan थीटा, ठीक है। अब आपको इसमें AB नहीं मालूम, AP आपको मालूम है, A बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये समीकरण फर्स्ट करते हैं इसको। अब आप त्रिभुज BAQ ले लीजिए, BAQ, फिर से A कोण ही 90 डिग्री है। फिर से आपको जो निकालना है, ये ज्ञात करना है, ये सिद्ध करना है और ये पूरा आपको दिया हुआ है B। तो फिर आप AB बट्टे AQ कर दीजिए, बराबर क्या होगा, फिर tan होगा, इस बार tan थीटा की जगह पर क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर, ठीक है। यहाँ पर AB आपको फिर से मालूम नहीं है, AQ मालूम है B, और tan 90 डिग्री, tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है, ये cot थीटा हो गया। ये आपका समीकरण सेकंड कर दीजिए। अब आप दोनों को गुना कर दीजिए, tan इंटू cot 1 हो जाता है, इसलिए आप दोनों समीकरण को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट गुना सेकंड, इस साइड को इस साइड से, इस साइड को इस साइड से, ठीक है। दाएं वाले को दाएं, बाएं वाले को, यानी AB बट्टे A गुना AB बट्टे B, AB बट्टे A गुना AB बट्टे B। इधर हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू
कॉट थीटा ये हो जाएगा। तो अब ए बी गुना ए बी कीजिएगा तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए गुना बी कीजिएगा तो ए बी हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 हो जाता है। यहाँ नीचा 1 मान के क्रॉस द मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या होगा ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए बी। अब स्क्वायर के बदले क्या हो जाता है रूट, इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, स्क्वायर के बदले रूट कर दीजिए। तो ए बी का मान क्या निकला, रूट अंडर ए बी। तो ए बी आपका क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो अतः मीनार की ऊंचाई क्या निकल गया, अतः मीनार की ऊंचाई ए बी क्या निकल गया, रूट अंडर ए बी। यही प्रूव करना था।